जैव विविधता की हानि, सामूहिक विलुप्ति, मास एक्सटिंक्शन। सामूहिक विलुप्ति वह घटना है जब पृथ्वी के इतिहास में जैव विविधता अचानक बहुत कम हो जाती है। इस दौरान लगभग 75% या उससे अधिक प्रजातियां 2.8 मिलियन वर्ष से भी कम समय में विलुप्त हो जाती हैं, जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत छोटी समयावधि होती है। 3 अरब वर्ष से अधिक समय में 5 बार सामूहिक विलुप्ति हुई है। वर्तमान में यह हो रही छठी विलुप्ति मानवजनित अनुमानित रूप से मानव पूर्व समय की तुलना में 100 से 1000 गुना तेज है। अल्फा पैमाना स्थानीय वितरण किसी एक आवास के भीतर विविधता, जैसे उदाहरण के लिए वन का टुकड़ा। बीटा पैमाना आवासों के बीच, अलग अलग आवासों के बीच प्रजातियों का परिवर्तन, उदाहरण के लिए वन बनाम घास का मैदान। गामा विविधता क्षेत्रीय किसी परिदृश्य की कुल विविधता, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट क्षेत्र। जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण में मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, प्राकृतिक पारिस्थितिकी अवरोध, नेचुरल इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मौसम, जंगली आग, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक उथल-पुथल पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का हिस्सा और आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अनुकूलित होती है। एविल क्वार्टेट प्रमुख कारण पर्यावास की हानि, हैबिटेट लॉस, वनों की कटाई और शहरीकरण जैसी गतिविधियों के कारण प्रजातियों के लिए आवास में कमी आ रही है। अति उपयोग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से छवियों और वृक्षों जैसी प्रजातियों का ह्रास हो रहा है। विदेशी प्रजाति, एलियन स्पीसीज, गैर देशी प्रजातियों का प्रवेश, जो पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विदेशी द्वितीयक विलुप्ति, सेकेंडरी एक्सटिंक्शन, ये एक प्रजाति के विलुप्त होने से उस पर निर्भर अन्य प्रजातियों का भी विनाश हो जाता है। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार 6 प्रमुख खतरे हैं। 6 key threats according to वर्ल्ड वाइड फंड। कृषि, शिकार, लकड़ी काटना, प्रदूषण, नकारात्मक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता की हानि में योगदान करते हैं। आवास हानि और विखंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आवास ह्रास, हैबिटेट लॉस वह प्रक्रिया जिसमें प्रजातियों के रहने योग्य स्थान में कमी आती है। यह समस्या विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गंभीर है। आवास विखंडन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, बड़े आवास छोटे और पृथक क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अंतः प्रजनन और स्थानीय विलुप्ति खतरा पैदा हो जाता है। अवरोधन प्रभाव, बैरियर इफेक्ट, इससे अंतः प्रजनन का जोखिम बढ़ जाता है और जीन पूल विविधता सीमित हो जाती है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, गैर देशी प्रजातियां तेजी से फैल रही हैं और देशी जैव विविधता के लिए खतरा बन रही हैं। आक्रामक प्रजातियां जैव विविधता की हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन उपयोग से समुद्री मछली, व्हेल, वृक्ष जैसी प्रजातियां खतरे में पड़ रही हैं। प्रजाति विलुप्ति, स्पीसीज एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने के प्रति प्रजातियों की संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले लक्षणों में दुर्बलता, खराब वितरण क्षमता, उच्च पोषण स्थिति और वयस्कों की कम उत्तरजीविता दर शामिल है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, आनुवंशिक संशोधनों से जीएमओ प्रजातियों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे जैव विविधता में कमी आ सकती है।
अनपेक्षित प्रभाव और परपरागण जैव विविधता की हानि में योगदान कर सकते हैं। वन्यजीव व्यापार, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, अस्थिर कटाई और व्यापार से वन्यजीव एवं जैव विविधता को खतरा होता है। अवैध वन्यजीव व्यापार से आवास विनाश और बीमारी फैलने को बढ़ावा मिलता है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, महासागरीय अम्लीकरण समुद्री जैव विविधता को प्रभावित करता है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे प्रजातियों का वितरण प्रभावित होता है। जैव विविधता का ह्रास के परिणाम आजीविका पर प्रभाव, अफेक्ट्स लिवलीहुड, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में परिवर्तन से आजीविका, आय और प्रवासन प्रभावित होते हैं। जैव विविधता की हानि से रोगों को संभावित उपचार की खोज सीमित हो सकती है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संकट, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्राइसिस। जैव विविधता विश्व खाद्य उत्पादन और सतत मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है। पोषण और जैव विविधता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो वैश्विक पोषण स्थिति को प्रभावित करते हैं। मानव पशु संघर्ष, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जंगली पशुओं और मनुष्यों के बीच परस्पर क्रिया से जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके कारणों में मानव अतिक्रमण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, आवास की क्षति और जलवायु परिवर्तन आदि शामिल है। इसके प्रभावों में फसल संपत्ति की क्षति, पशुधन की हानि, प्राणियों का घायल होना, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी शामिल है। मानव पशु संघर्ष के लिए निवारक और शमन रणनीतियाँ, प्रिवेंटिव एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कृत्रिम और प्राकृतिक बाधाएं, सुरक्षा, वैकल्पिक पशुपालन पद्धतियाँ, रूपांतरण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं समुदाय आधारित प्रबंधन की सहायता से इसे रेखांकित किया जा सकता है। वध संरक्षण या जैव विविधता की हानि, कूलिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, प्राकृतिक वध, नेचुरल कूलिंग, भूखमरी, बीमारी, शिकार जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जनसंख्या को नियंत्रित करती हैं। मानव द्वारा नियंत्रित वध, कंट्रोल कूलिंग ऑफ ह्यूमन्स, मानव पशु संघर्ष और जीवन तथा आजीविका को खतरे के कारण वन्यजीव जनसंख्या प्रबंधन के लिए आवश्यक है। आवास क्षति के कारण जूनोसिस में वृद्धि, इंक्रीज्ड जूनोसिस ड्यू टू हैबिटेट लॉस, जूनोटिक रोग का असर पशुओं से मनुष्यों में संचारित होने वाले रोगों से है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन और जैव विविधता की हानि वाले वातावरण में पनपते हैं। जूनोसिस का पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। प्राकृतिक आवास की क्षति के कारण वन्यजीवों में मानवों में तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। जैविक अंतरक्रिया में प्रतिकूल परिवर्तन, एडवर्स चेंज ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की घटती भूमिका और स्थान प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनते हैं। प्रजातियों की संख्या में अचानक कमी से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। तितलियों की संख्या में गिरावट का परिणाम, परागण में कमी, कई पौधे परागण के लिए तितलियों पर निर्भर होते हैं। तितलियों की संख्या में गिरावट उनके प्रजनन और अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, तितलियां, ततैया, मकड़ी और पक्षियों जैसे जीवों के लिए शिकार का काम करती हैं। उनकी संख्या में कमी इन प्रजातियों की जनसंख्या को बाधित कर सकती है। स्थानीय संरक्षण का तात्पर्य प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उनके संरक्षण से है, जिससे वे अपनी विकासात्मक प्रक्रियाओं को जारी रख सके। बाह्य स्थान एक्स-सिटू संरक्षण के विपरीत, जिसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर, जैसे चिड़ियाघरों या वनस्पति उद्यानों में संरक्षित किया जाता है। स्थानीय संरक्षण प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, जिससे प्रजातियों को
उनके प्राकृतिक वातावरण में अपनी भूमिकाएं बनाए रखने में सहायता मिलती है। पद्धतियाँ, मेथड्स, संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रजातियों को उनके आवास में संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व की स्थापना करना, सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, शिक्षा और सतत आजीविका विकल्प प्रदान करके संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, नियमन लेजिस्लेशन, लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू करना। उदाहरण के लिए भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जीवनोद्धार परियोजनाएं, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास को बहाल करने के लिए बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्वास करना। बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों से जुड़े विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ जैव मंडल रिजर्व को मान्यता दी गई है। सतत विकास के लिए शिक्षण स्थान देशों के संप्रभु क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत प्रबंधित है। पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है सिविल रणनीति को वर्ष 1995 में अपनाया गया, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर बल दिया गया। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक आवश्यकताएं भी शामिल हैं। कोर बफर रणनीति, कोर बफर स्ट्रेटजी, मुख्य क्षेत्र, कोर एरिया, ये क्षेत्र पूर्णतः संरक्षित होते हैं। अंततः ये बिना किसी मानवीय गतिविधि के संरक्षित क्षेत्र हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र, बफर जोन, इसके अंतर्गत अनुसंधान, निगरानी और शिक्षा के लिए सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशनल एरिया, इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी रूप से सतत मानव बसावट और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। संरक्षण की दृष्टि से संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज, टर्म ऑफ प्रोटेक्शन, राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक संरक्षित, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य उससे कम, और आरक्षित क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य से कम और संरक्षित वन आरक्षित से कम। शहरी क्षेत्रों में छोटे वनों के निर्माण के लिए मियावाकी पद्धति सुप्रसिद्ध है। सामुदायिक और संरक्षण रिजर्व, WPA संशोधन 2002, सामुदायिक और संरक्षण रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 WPA 1972 के अंतर्गत अपनाया गया, जिसे 2002 में संशोधित किया। सामुदायिक भागीदारी के साथ जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व की स्थापना की गई। सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व उद्देश्य पर्पस सक्रिय सामुदायिक भागीदारी में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है। प्रबंधन में मैनेजमेंट स्थानीय समुदाय सरकार के संरक्षण के सहयोग करते हैं और संसाधनों के सतत सहयोग के साथ जैव विविधता संरक्षण में संतुलन बनाते हैं। समुदायों के अधिकार, कंजर्वेशन रिजर्व, समुदाय स्थायी रूप से वन संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध है। संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व उद्देश्य पर्पस मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव आवासों की रक्षा करता है, जो अक्सर बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट में सरकार द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है, कुछ सामुदायिक भागीदारी के साथ। समुदायों के अधिकार, कंजर्वेशन रिजर्व, सीमित सतत संसाधन उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। भारत में पवित्र उपवन सैक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया, पवित्र उपवन सैक्रेड ग्रोव्स, ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व के कारण संरक्षित किया जाता है तथा जो जैव विविधता संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुमान है कि भारत
भारत में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख पवित्र उपवन हैं। पवित्र उपवन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत खासकर धारा 361 सामुदायिक भंडारों की घोषणा के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। पवित्र उपवन के प्रसिद्ध उदाहरण फेमस एग्जाम्पल दक्षिण भारत साउथ इंडिया केरल कावू उपवन केरल में कावू उपवन भगवती जैसे देवियों को समर्पित है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश भोरम देव पवित्र उपवन धार्मिक प्रथाओं के कारण संरक्षित है। पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेघालय में सोहरा पवित्र उपवन चेरापूंजी क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। नागालैंड मोकोकचुंग पवित्र उपवन एको जनजाति की परंपराओं से अभिन्न अंग है। मणिपुर लोकटक झील पवित्र उपवन पारिस्थितिकी और आध्यात्मिकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ उद्देश्य पर्पस पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ESZ वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर बफर के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य विशेषताओं में नियमन राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 द्वारा संरक्षित क्षेत्रों को 10 किलोमीटर के भीतर क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। हालांकि इसके तहत अतिरिक्त पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण गलियारे भी नामित किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर न्यूनतम 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ अनिवार्य है। कोर एंड बफर मॉडल ESZ संरक्षण के लिए इस मॉडल का अनुसरण किया जाता है। कानूनी ढांचा लीगल फ्रेम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा शासित जो संवेदनशील क्षेत्रों में गतिविधियों के नियमन की अनुमति प्रदान करता है। गतिविधि एक्टिविटी में निषिद्ध प्रोहिबिटेड वाणिज्यिक खनन प्रदूषणकारी उद्योग जल विद्युत परियोजनाएं हवाई पर्यटन नियमन में रेगुलेटेड वृक्ष कटाई कृषि जल उपयोग होटल अनुमत परमिटेड स्थानीय कृषि जैविक खेती वर्षा जल संचयन नवीकरणीय ऊर्जा जैव विविधता विरासत स्थल समृद्ध जैव विविधता वाले अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक घटक शामिल है। जंगली एवं पालतू प्रजातियों एक ही प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियों की समृद्धता उच्च एंडेमिज्म विशेष स्थानीय क्षेत्र में ही पाई जाने वाली प्रजातियां दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियां और विकासात्मक महत्व वाली प्रजातियों की उपस्थिति पालतू या कृषित प्रजातियों के जंगली पूर्वजों या उनकी किस्मों की उपस्थिति जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार स्थानीय निकायों से परामर्श करके जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का संरक्षण विस्तार पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। यह उच्च प्रजाति स्थानीयता को दर्शाता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूर्वी घाट वनों की कटाई रेत खनन और मानव अतिक्रमण जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। माधव गौडगिल समिति द माधव गौडगिल कमेटी ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बड़े उपायों की सिफारिश की गई थी, लेकिन कस्तूरी रंजन समिति ने इसके कुछ प्रस्तावों को कमज़ोर कर दिया। कस्तूरी रंजन के नेतृत्व वाले पैनल की सिफारिश इसने केवल 37% क्षेत्र को गौडगिल आयोग द्वारा 64% की तुलना में पारिस्थितिकी रूप संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2018 में जारी अधिसूचना का उद्देश्य लगभग 57,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप संवेदनशील क्षेत्र घोषित करके पश्चिमी घाट को संरक्षण प्रदान करना था। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आने वाले पशुओं और पादपों को उनकी
प्राकृतिक आवासों को हटाकर विशेष देखभाल एवं प्रबंधन के लिए संरक्षित वातावरण में स्थानांतरित करना शामिल है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए मुख्य उदाहरण इस प्रकार है: प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल पार्क, पशु संरक्षण एवं प्रजनन के लिए बोटेनिकल गार्डन, पादपों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्यजीव सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, अर्ध प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बीज बैंक, सीड बैंक, पादपों के बीजों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु भंडारित करने के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण में उन्नत तकनीकें, क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों जैसे शुक्राणु और अंडाणु को बहुत कम तापमान पर संरक्षित करना शामिल है। यह लंबी अवधि तक व्यवहार एवं उपजाऊ युग्मकों का भंडारण सुनिश्चित करता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) संरक्षण उद्देश्यों के लिए संतान उत्पन्न करने हेतु अंडों को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर आनुवंशिक रूप से समान पौधे उत्पन्न करने के लिए ऊतक संवर्धन तकनीकों का उपयोग करके नियंत्रित वातावरण में पादपों का प्रसार किया जाता है। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भारत की पहल आक्रामक प्रजातियों की जांच के लिए संगरोध क्वारंटीन केंद्र, प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर पादप संगरोध केंद्र, पादप संरक्षण और संगरोध भंडारण निदेशालय DDQS के समन्वय में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का DPPQM आक्रामक कीटों या खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अनिवार्य है। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम 1914 द्वारा शासित है। ये फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्रों के लिए केंद्र आयातित कृषि उत्पादों की जांच करते हैं। यदि आवश्यक हो तो मिथाइल ब्रोमाइड से ध्रुवीकरण किया जाता है और फाइटो रेमेडिएशन से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA स्थापना एस्टेब्लिशमेंट वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय हेडक्वार्टर में चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। इसका उद्देश्य भारत के जैविक संसाधन तक पहुंच को नियमित करना, इसके साथ ही संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का नियमित, निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना तथा स्वदेशी एवं पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना है। प्रमुख भूमिकाओं में जैव चोरी या बायोपायरेसी और आनुवंशिक संसाधनों के अनधिकृत उपयोग को रोकना, आनुवंशिक या जैविक संसाधनों के जुड़े IPR आवेदनों को मंजूरी देना, जैव विविधता संरक्षण पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना, पारंपरिक फसल किस्मों और आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा करना, सतत कृषि पद्धतियों का समर्थन करना, किसानों के साथ लाभ साझा करना, पर्यावरण संरक्षण हेतु ऐतिहासिक नागरिक आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा हिमालय के रक्षक और पर्यावरण गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले पर्यावरणविद ने चिपको और टिहरी बाण आंदोलनों का नेतृत्व किया। वर्ष 1973 में शुरू हुए चिपको आंदोलन में वनों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षों को गले लगाना शामिल था। इसके परिणामस्वरूप जन संवेदनशील वन नीतियाँ बनाई गई। कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन 1983 और टिहरी बाड़ के विरोध प्रदर्शन चिपको आंदोलन की सफलता से प्रेरित थे। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें रैनी गांव उत्तराखंड की गौरा देवी महत्वपूर्ण है। सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ इसकी एक वार्ता हुई, जिसके बाद हरे वृक्षों को काटने पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक पहल और रूपरेखा में जैव विविधता पर अभिसमय CBO 1992 में स्थापित कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि
जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आई। इसके माध्यम से 3 मुख्य लक्ष्यों के तहत सतत विकास प्राप्त करने का लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का उचित आवंटन। इस अधिनियम इस अभिसमय के 196 पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के छोड़कर सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। जैव सुरक्षा पर कार्टेजना प्रोटोकॉल वर्ष 2000 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जैव विविधता पर अभिसमय का अंग है। यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास, हस्तांतरण, लाभ साझाकरण और जैव सुरक्षा मुद्दों का समाधान करना है। भारत इस समझौते को अपनाने वाले देशों में से एक है। नगोया प्रोटोकॉल पहुंच और लाभ साझाकरण वर्ष 2010 में अपनाया गया। यह समझौता जैव विविधता पर अभिसमय का एक पूरक समझौता है। आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह संधि 2010 में लागू हुई और वर्तमान में भारत सहित 142 पक्ष शामिल हैं। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता प्रबंधन समिति की पहुंच और लाभ साझाकरण करने के निर्णय जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जैव संसाधनों की पहुंच पर संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति शामिल है। आईजी जैव विविधता लक्ष्य जैव विविधता के लिए रणनीति योजना 2011 से 2020। हाँ, वो बोला अभी एसडीएम के साइन नहीं हुए हैं, आए नहीं थे अभी, तो जिस दिन आएंगे, अगर आज आ जाएंगे तो आज शाम को साइन हो जाएंगे तो मिल जाएगा। आईजी जैव विविधता लक्ष्य जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 2020 के एक भाग के रूप में वर्ष 2014 में आईजी जैव विविधता लक्ष्य 2010 में जापान के नगोया में आयोजित COP10 में अपनाए गए थे। इसमें जैव विविधता हानि के अंतर्निहित कारणों का समाधान करना, प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना, जैव विविधता के लाभ बढ़ाना और सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है। जैव विविधता पर अभिसमय की ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक 5 रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट निर्धारित 20 लक्ष्यों में से कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता पर अभिसमय COP15 2022 ने मॉन्ट्रियल कनाडा में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। इसके तहत वर्ष 2050 तक प्राप्त किए जाने वाले 4 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें विलुप्त होने की दरों को कम करना, जैव विविधता का सतत उपयोग, उचित लाभ साझाकरण और जैव विविधता वित्त अंतर को कम करना शामिल है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वैश्विक पर्यावरण निकाय, इसके तहत एक नया ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सालाना कम से कम $200 मिलियन अमेरिकी जुटाना है। COP15 में भारत की मांगें हैं। इंडियाज डिमांड एट COP15 विकासशील देशों की सहायता के लिए एक समर्पित कोष की तत्काल आवश्यकता। जैव विविधता संरक्षण के लिए सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं पर बल दिया जाना आवश्यक है। 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2050 तक 4 वैश्विक लक्ष्य, सभी प्रजातियों के विलुप्ति दर और खतरे को 10 गुना कम करना, 2050 तक जैव विविधता का सतत उपयोग, उचित लाभ साझाकरण तथा कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता वैश्विक ढांचे को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्त और प्रौद्योगिकी, जिसमें प्रतिवर्ष $700 बिलियन के जैव विविधता वित्त अंतर को धीरे धीरे कम किया जा सके। वर्ष 2030 तक के लिए 23 लक्ष्य निर्धारित हैं। इसमें खतरे की कमी, सतत उपयोग,
कार्यान्वयन उपकरण, जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने जैसे निकायों को शामिल किया गया है। यूएनसीसीडी का कोप 16 सम्मेलन 2024 कोलंबिया में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों IPLC के लिए एक स्थायी निकाय की स्थापना एक नया सहायक निकाय बनाया गया है जिसमें जैव विविधता से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में IPLC की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस पहल ने संरक्षण प्रयासों में पारंपरिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। काली फंड का डिजिटल अनुक्रम जानकारी DSI के लिए शुभारंभ, जैव प्रौद्योगिकी की एक बड़ी कंपनी द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग पर 0.1% शुल्क लागू करने के लिए एक समझौता हुआ। इस राजस्व को नवस्थापित काली फंड में निर्देशित किया जाएगा, जिसमें से 50% स्वदेशी समुदायों का समर्थन करने के लिए आवंटित किया जाएगा। निगरानी ढांचे में प्रतिनिधियों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए ढांचे पर सहमति व्यक्त की है। ये ढांचे संरक्षण प्रयासों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए निर्मित किए गए हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों की भूमिका को मान्यता, सम्मेलन ने जैव विविधता संरक्षण में अफ्रीकी मूल के लोगों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया है। यह मान्यता समावेशी संरक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है जो विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का लाभ उठाती है। वित्तीय संसाधन जुटाने पर अनसुलझे मुद्दे, कई क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्त पोषण की एक व्यापक रणनीति पर सहमति के बिना समाप्त हुआ है। यह गतिरोध वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने में विद्यमान चुनौतियों को उजागर करता है। खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि PGRPA इसे अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि के नाम से जाना जाता है, जो जैव विविधता पर अभिसमय के साथ संरेखित है। खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने का लक्ष्य पादपों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, आदान प्रदान और सतत उपयोग के माध्यम से निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ साझाकरण सुनिश्चित करना है। वन एवं भूदृश्य पुनरुद्धार पर वैश्विक भागीदारी GPFLR लघु और एवं क्षीण वनों को पुनः स्थापित करने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क IUCN द्वारा आरंभ किया गया। वॉन चैलेंज के साथ संरेखित लक्ष्य वर्ष 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनः स्थापित करना। वॉन चैलेंज वर्ष 2011 में शुरू की गई जर्मनी सरकार और IUCN इस उद्देश्य का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर वन रहित और क्षरित भूमि को पुनः स्थापित करना है। न्यूयॉर्क वन घोषणा पत्र के अंतर्गत भारत स्वेच्छा से इस योजना के शामिल हुआ है। इसके अंतर्गत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया गया है। वन क्षेत्र पुनरुद्धार वर्ष 2000 में IUCN और WWF द्वारा निर्मित वन क्षेत्र पुनरुद्धार पहल का उद्देश्य पारिस्थितिक अखंडता इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को पुनः प्राप्त करना तथा वनों की कटाई और क्षीण हो चुके भूदृश्यों के मेहमानों कल्याण को बढ़ावा देना है। इसमें महत्वपूर्ण परिदृश्य पर केंद्रित एक योजनाबद्ध प्रक्रिया शामिल है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच जर्मनी के वॉन स्थित IPBES में भारत सहित 150 देश सदस्य पृथ्वी पर अनुमानित 8 मिलियन प्रजातियां हैं, जिनमें 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसमें 40% उभयचर, 33% चट्टान बनाने वाले प्रवाल तथा एक तिहाई से अधिक समुद्री स्तनधारी शामिल हैं।
IPBES जो अक्सर जैव विविधता के लिए जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी पैनल IPCC कहा जाता है 15 विश्व वानिकी कांग्रेस और सियोल घोषणा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था वनों के साथ हरित, स्वस्थ और लचीले भविष्य का निर्माण करना। FAO जिसको 1955 में जिम्मेदारी सौंपी गई कि तत्वाधान में वर्ष 1926 में से हर 6 साल में आयोजित किया जाता है और मेजबान देश की सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। सियोल घोषणा पत्र, सियोल डिक्लेरेशन, इसमें चक्राकार जैव अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण तथा जलवायु तटस्थता प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय USPTO ने घाव भरने में हल्दी के उपयोग के लिए मिसिसिपी विश्वविद्यालय को पेटेंट प्रदान किया था। इसका भारत में CSIR ने विरोध किया और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का हवाला देकर यह सिद्ध किया कि भारत में हल्दी का उपयोग सर्दियों के घाव भरने के लिए होता है। चूँकि इसमें नॉवेल्टी नहीं थी, इसलिए यह पेटेंट रद्द कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महत्वपूर्ण पहले वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 2030। वर्ष 2017 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र वहीं रखी नीचे। वर्ष 2017 वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीति योजना 2017 से 2030। वर्ष 2017 में वनों का पर संयुक्त राष्ट्र फोरम में अपनाया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समर्थित किया गया। इसमें 6 वैश्विक वन लक्ष्य शामिल हैं, जिसमें वर्ष 2030 तक 26 संबद्ध लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। इसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक वन क्षेत्र को 3% तक बढ़ाने का स्वैच्छिक और सार्वभौमिक लक्ष्य शामिल है। यह 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि के बराबर है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक 2021 से 30। वर्ष 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक घोषित किया गया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की दिशा में काम करना है।